नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आलोक चौबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 23 से 22 से 24 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हिसाब से, किसी भी एग्जाम के लिए ग्रुप डी ले लीजिए या फिर यूपी पीसीएस ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, यूपी SSC, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी संभव क्वेश्चन हैं वो सभी 22 से 23 अगस्त और 24 अगस्त 3 दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। जितने भी संभव क्वेश्चन हैं नोट करके चलना, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप लोग पेन रजिस्टर लेके बैठ जाइए, नोट करते चलना। चलते हैं आज से, तो शुरुआत करते हैं वीडियो आज का। क्वेश्चन नंबर पहला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अभी हाल ही में कौन सी योजना शुरू की जिसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु है। देखो दोस्तों, इसका देखो सबसे पहली बात, इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सबसे पहले इसके केंद्रीय मंत्री आप लोग देखो, इसके केंद्रीय मंत्री का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इसमें एक और मंत्रालय का नाम दिया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसके केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? आप लोग एक बार देखिए, इनके केंद्रीय मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी। अभी ये हरदीप सिंह पुरी, दो मंत्रालय शामिल हैं इसमें। देखो, इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु। तो एक अभी हाल ही में दोनों मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से एक योजना लॉन्च की है, उसके नाम है नमस्ते योजना। अब नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि सफाई कर्मचारी जो भी सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए, वो भी शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जो वो अपने सफाई करने के दौरान, काम करने के दौरान इनका इकोसिस्टम बेहतर हो, सुरक्षित हो, ये सुरक्षित हो इसका उद्देश्य। और ये जब इनके कार्य करने में मृत्यु दर शून्य हो। अभी नहीं देखते आप लोग, सफाई काम करते नाले में गिर पड़ते हैं, नाले में गिरने दौरान मृत्यु हो जाती है। ये सब बचाने के लिए इस योजना का लागू किया गया है। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। देखो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम अगर पूछा जाए आपसे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। ये मध्य प्रदेश लोकसभा से कहाँ से आते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह एमपी से आते हैं, एमपी राज्य से आते हैं, ठीक है। और डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है। देखो, एक योजना इस योजना में देखो, इस योजना कुछ फैक्ट और लिखे, 360 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। कितना किया गया है? 360 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। और ये योजना 2022 से 23 से लेकर, कब से लेकर 2022 से 23 से लेकर 2025-26 तक के लिए अभी इतना देखो 360 करोड़ कब से कब तक के लिए? 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। ये योजना लागू कितने शहरों की गई? अगर आपसे पूछ दिया जाए ये योजना कितने शहरों में लागू है, तो ये योजना 500 शहरों में लागू है। कितने शहरों में? 500 शहरों में। दोस्तों, नमस्ते योजना दो मंत्रालयों द्वारा लागू की गई है। एक तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, दूसरा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। दोनों के केंद्रीय मंत्री का नाम आप लोग नोट कर लेना। 360 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। कब से कब तक? 2022-23 से 2025-26 तक के लिए और 500 शहरों में। इसमें बी ऑप्शन देखो दिया गया है उस्ताद योजना। दोस्तों, उस्ताद योजना
वाराणसी से शुरुआत की गई थी। कहाँ से? वाराणसी से। कब शुरुआत की गई थी? वाराणसी से कब शुरुआत की? 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली कब की गई? 2015 में वाराणसी में। किस मंत्रालय द्वारा इस योजना का? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। उस्ताद योजना, इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक जितने भी कारीगर हैं उनके लिए आजीविका खोजना। क्या उद्देश्य है? अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए आजीविका के लिए प्रयास करना। किस मंत्रालय द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री के, उनके द्वारा ये लागू की गई थी। कब की गई? 2015 में। कहाँ से की गई? वाराणसी से। खास क्या याद आता है? ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। क्या है? पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। दोस्तों सी ऑप्शन दिया गया है इस्माइल पहल किस मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च की गई है? ये इस्माइल पहल की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा? यही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल 75 का योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति से है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भिक्षावृत्ति से इसका संबंध है। एक डी ऑप्शन दिया गया है सेहत योजना किस मंत्रालय द्वारा संबंध रखती है दोस्तों? ये योजना रक्षा मंत्रालय। इसका उद्घाटन राजनाथ द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य या इसका लक्ष्य क्या था? जितने भी सैनिक हैं हमारे देश में, उन सैनिक और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना। लगभग 4 से 5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। कितने होंगे? 4 से 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। और क्या देखो, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा राजनाथ ने के लॉन्चिंग की। 4 से 5 करोड़ लाभान्वित होंगे। और सेहत योजना का उद्देश्य क्या है कि जितने भी सैनिक और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षित से दूर रखना, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षित उनको उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नमस्ते योजना। देखो अभी ये दूसरे पॉइंट है, ये अभी नहीं देखा। अभी नमस्ते योजना, देखो नमस्ते योजना का उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु और किसी भी सफाई कर्मचारी का मानवमल पदार्थ सीधे संपर्क में नहीं आना। ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? किसी भी सफाई कर्मचारी का मानवमल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। एक तीसरा उद्देश्य इसका है कि सभी स्वच्छता कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाना। इसके और भी पॉइंट है। पॉइंट ये है, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। क्या उद्देश्य है? स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना, मतलब वो सहायता समूह द्वारा एक गुट बना लें, उसके जरिए अपने भी स्वच्छता से संबंधित उद्यम चला सकें, स्टार्टअप जिसे कहते हैं, उसके लिए अधिकार प्रदान करना भी। और सभी सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आवश्यकता का होना। जो भी ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे सफाई कर्मी हैं जो सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं, उनके अलावा भी उनके लिए आजीविका को उपलब्ध कराना है। देखो इसके बाद है स्वच्छता सेवा चाहने वाले जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाना, सभी स्टों पर सुदृढ़ पर्यवेक्षी उनकी निगरानी रखना और निगरानी प्रणाली आदि है। देखो
महत्व वहाँ भी उद्देश्य है। देखो, यह स्वच्छता कर्मचारियों के कमजोरियों को कम से कम, देखो इसकी जितनी भी कमजोरी हैं कम से कम करना है, इसके लिए आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना, उन्हें स्वरोजगार व कुशल मजदूरी प्रदान करना या अवसरों को उपलब्ध कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव। अभी हम आप लोग जो भी सफाई करता है उसके लिए हीन भावना से नज़र से देखते हैं, जैसे वो कोई निष्ठा वाला काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपना एक काम कर रहे हैं। यह स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाने में सहायक होगा, इसका ये भी एक उद्देश्य है दोस्तों। देखो, यह सुनिश्चित स्वच्छता सेवाओं की मांग को बढ़ाएगी, इस स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाएगी। यहाँ तक था नमस्ते। नमस्ते का एक फैक्ट, इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, देखो नमस्ते योजना का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, पूर्ण नाम था तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, ये एक साथ लिखा जाना चाहिए। टाइपिस्ट थोड़ा अलग अलग करना अच्छा लगता है टाइपिस्ट को। इको सिस्टम माने मशीनीकृत स्वच्छता इको सिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना, ये फुल फॉर्म हो गई नमस्ते की। देखो, नमस्ते योजना में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। ये योजना 2 मंत्रालय द्वारा लागू की गई, शहरी एवं आवासीय मंत्रालय, न्याय अधिकारिता मंत्रालय, न्याय अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, आवास एवं शहरी मंत्रालय के हरदीप सिंह पुरी। 360 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं इसके लिए। 2022 से 23 से लेकर 2022-23 से लेकर 2025-26 तक ये योजना 500 शहरों में काम करेगी। समझ में आई दोस्तों। उसके बाद पढ़ाया सेहत योजना रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है, और एक इस्माइल योजना वो भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ तक हो गया। देखो, अभी इसके पीछे भी कुछ पॉइंट रह गए थे। एक इस्माइल योजना हम पढ़ रहे थे दोस्तों। देखो, इस्माइल योजना, ये जो फैक्ट है, इस्माइल योजना 2025-26 तक चलेगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस्माइल योजना बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया, और कब तक चलेगी, कब तक के लिए अभी प्रावधान है, 2025-26 के लिए दोस्तों। इससे संबंधित और भी पॉइंट हैं। हाँ, इससे संबंधित देखो, इसका उद्देश्य, इस्माइल योजना का उद्देश्य क्या है? बेसहारा और वेश्यावृत्ति की समस्या को दूर करना, बेसहारा और वेश्यावृत्ति की समस्या को दूर करना, शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को वेश्यावृत्ति मुक्त करना। अभी आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है, अभी वेश्यावृत्ति को दूर, वेश्या नहीं शिक्षा दो, ये संबंधित एक योजना चली, उस योजना का क्या नाम है और योजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, इसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। वेश्यावृत्ति में लगे लोगों के समग्र पुनर्वासन को लागू करना, मान जो भी वेश्यावृत्ति में लगी हैं, जो भी आजकल तो कानपुर आदि शहर में बच्चे या महिलाएं बहुत इस क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको जगह जगह, इनको पूर्ण रूप से वेश्यावृत्ति से बाहर निकालो, उन्हें स्वरोजगार या किसी अदर लाइन में सम्मिलित करना, इसका ये उद्देश्य है दोस्तों। इससे संबंधित देखो, इस्माइल 75 पहल के तहत गैर सरकारी संगठनों व अन्य हितधारकों, माने जो गैर सरकारी संगठन है या उससे संबंधित कोई हितधारक सहयोग है, उससे 75 नगर निगमों की पहचान कर, कितने इसमें 75 नगर निगमों में ये योजना पहचान कर भीख मांगने में लगे लोगों हेतु व्यापक कल्याणकारी उपाय लागू किए जाएंगे दोस्तों। इस्माइल जो योजना है, इसका देखो, अगर फुल फॉर्म पूछने आ जाए, वैसे PCS या बड़े स्तर पे आता है, ग्रुप डी यूपी में कम आता है, लेकिन फिर भी आप देख लो, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म है। एक यहाँ दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। देखो, ये योजना शहरी एवं आवासीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू है, चलाई जा रही है। कितने? शहरी एवं आवासीय मंत्रालय द्वारा
जिसके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। यह योजना लागू चर्चा में क्यों है? इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए विस्तार दे दिया गया है। यह योजना पहली बार कब 25 जून 2015 से कब 15 से देख ली ना, शहरी है। ये 2022 तक खत्म होना था, उद्देश्य का 2022 तक था, लेकिन दोस्तों सरकार द्वारा या मंत्रालय द्वारा अभी 2022 तक सभी लोगों को घर उपलब्ध नहीं करा पाए, जितना भी लक्ष्य था उतना उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके लिए इसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? कि अब इस योजना का लक्ष्य जो है 31 दिसंबर 2024। देखो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब तक के लिए विस्तारित की गई है, अगर आपको 31 दिसंबर 2024 दे दिया जाए तो आप वहाँ से कन्फ्यूज हो सकते। इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक है। अगर यहीं पे ग्रामीण का पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना ग्रामीण का अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो 31 मार्च 2024 तक, याद रखना दोस्तों, 2024 तक रहेगा। बहुत कंफ्यूजिंग है इस फैक्ट में, इसलिए नोट कर लेना कि अगर आपको शहरी योजना के बारे में पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो 31 दिसंबर 2024 तक का है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पूछ लिया जाए तो 31 मार्च 2024 है। एक और फैक्ट है कि ग्रामीण जो योजना है वो 2016 से लागू की गई थी, उसका भी लक्ष्य 2022 तक था। फैक्ट क्लियर हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल लीग टीम UEFA में खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी। देखो, इसके ऑप्शन जो है निखत जरीन, बी ऑप्शन मनीषा कल्याण, या ये वाला होना चाहिए मनीषा कल्याण, मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर। देखो, अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन पे दोस्तों, निखत जरीन अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और किस क्षेत्र में जीता? बॉक्सिंग में। किस में जीता दोस्तों? बॉक्सिंग में दोस्तों। निखत जरीन किस खेल में? राष्ट्रमंडल खेल में। कहाँ पर हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। वो कौन से नंबर खेल हैं? 22वें नंबर के खेल हैं। अब 23वें नंबर के खेल कहाँ पे होंगे दोस्तों? ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, जितने भी फैक्ट हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग सभी फैक्ट को नोट करके चलना। देखो, निखत जरीन के बारे में क्या क्या, राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता, किस क्षेत्र में जीता? बॉक्सिंग में जीता। और कहाँ हो रहे थे राष्ट्रमंडल खेल? बर्मिंघम में। 22वें खेल थे और 23वें खेल ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अब तक सबसे ज़्यादा खेल ऑस्ट्रेलिया में ही राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। एक और इनके बारे में फैक्ट है दोस्तों, ये जो राष्ट्रमंडल खेल समापन के दौरान जो ध्वजावाहक भी यही थी, ध्वजावाहक। एक ध्वजावाहक निखत जरीन थी, दूसरा ध्वजावाहक का नाम था शरद कमल, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले शरद कमल थे। दोस्तों, निखत जरीन के बारे में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी जो हाल ही में हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं? तुर्की में हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने पदक जीता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट, जितने भी जैसे ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, इन जो 4 नाम देखें, इन 4 में ज़्यादातर किसी न किसी पेपर या आने वाले किसी भी पेपर में ये कहीं ना कहीं ये 4 नाम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बी ऑप्शन दिया है मनीषा कल्याण। देखो, इसका आंसर जो यूरोपीय फुटबॉल लीग टीम खेलने वाली पहली खिलाड़ी, इसका ऑप्शन है मनीषा कल्याण। अब मनीषा कल्याण के बारे में जो 2021-22 का भारतीय फुटबॉल टीम के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का नाम अगर पूछा जाए
तो इन्हें पुरस्कार मिला। किन्हें मिला? मनीषा कल्याणम को। दूसरा, अगर पुरुष का पूछ लिया जाए तो एक नाम आप लोग नोट कर लेना दोस्तों, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, छेत्री, हाँ दोस्तों छेत्री ये वाला होगा दोस्तों, सुनील छेत्री। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फीफा संघ ने फुटबॉल पे, भारतीय फुटबॉल संघ पे बैन लगा दिया, लेकिन आज की रात में न्यूज है कि उन्होंने बैन अलग हटा लिया। जो भी अभी लेटेस्ट में खेल होने वाले हैं भारत में यथास्थित होंगे दोस्तों। तो मनीषा कल्याणम के बारे में ये पहले क्या, इनके बारे में 2 फैक्ट। ये UEFA में खेलने वाली पहली जो विदेशी की तरफ से, विदेशी टीम की तरफ से इन्होंने अपना क्या, हाँ विदेशी टीम की तरफ से खेलने वाली ये पहले यूरोपीय फुटबॉल लीग टीम मनीषा कल्याणम। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारतीय फुटबॉलर मनीषा कल्याणम आ जाएगा। सी ऑप्शन लिखा है मीराबाई चानू दोस्तों। मीराबाई चानू टोक्यो में भी इन्होंने पदक जीता था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी जीता था। ये हर खेल में कोई ना कोई पदक जीती है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल वो भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली मीराबाई चानू है। किस वर्ग में? 49 वर्ग केजी किलोग्राम में। और किस क्षेत्र में जीता? वेट लिफ्टिंग में। किस क्षेत्र में जीता? वेट लिफ्टिंग में दोस्तों जीता। तो क्या आएगा? गोल्ड जीता, राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। किस खेल में जीता? वेट लिफ्टिंग में जीता। इनका भार क्या था? 49 केजी वर्ग में, केजी के वर्ग में जीता। अब डी ऑप्शन दोस्तों है हरमनप्रीत कौर। दोस्तों हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये महिला क्रिकेट टीम पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया, वो भी T20 के खेल में पहली बार शामिल हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हारकर रजत पदक अपने पास रखा। तो मतलब स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत सिंह। इनकी कप्तानी में रजत पदक जीतने में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कामयाब रही दोस्तों। पहली बार ही शामिल हुई थी, पहली बार ही महिला क्रिकेट टीम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुई। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया दोस्तों, मनीषा कला। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। देखो दोस्तों, अजलान शाह हॉकी कप 2022 दोस्तों 2022 मलेशिया में, ठीक, मलेशियन जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर दोहा में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये हुआ अमेरिका में। इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष भी USA ही रहा, मतलब अमेरिका ही रहा दोस्तों। फर्स्ट रैंक अगर आपसे पूछी जाए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो क्या रहा? अमेरिका ही रहा दोस्तों। अगर भारतीय तरफ से जीता जाए, एकमात्र पदक जीतने वाले सिल्वर पदक जिन्होंने जीता, जिनके नाम पे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, और जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र, टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों एकमात्र स्वर्ण पदक भाला फेंक में दिवाया। किसकी बात हो रही दोस्तों? हो रही है नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा की दोस्तों। क्या क्या बताया दोस्तों? अमेरिका हुआ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, USA फर्स्ट रैंक रहा। भारत सिल्वर पदक के साथ सिर्फ एक ही पदक जीता, एकमात्र इकलौता किन्होंने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और भारत का अगर स्थान पूछ लिया जाए तो ये स्थान 9वां रहा दोस्तों। कौन सा रहा दोस्तों? 9वां स्थान रहा। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन बुल्गारिया में किया गया।
कहाँ किया गया? बुल्गारिया में एक जगह है सोफिया, बुल्गारिया में एक जगह है सोफिया, सोफिया में किया गया। ये चर्चित क्यों है? इसका क्यों आ सकता है? क्योंकि एक नाम है अंतिम संघल, अंतिम संघल, इन्होंने इस चैंपियनशिप में, विश्व चैंपियनशिप में जीत हासिल की पहली बार। कहाँ पे? पहली बार हासिल की। इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारत के साथ साथ कौन सा देश भागीदार रहा? दोस्तों ये अभ्यास भारत रूस के साथ और चीन के साथ, बेलारूस के साथ, एक आध दो देश और हैं अभी आगे बताएं, इसलिए सभी के साथ है। इस चर्चे में क्यों है दोस्तों, किस लिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही चीन ने एक वक्तव्य दिया है, एक बयान दिया है कि हम भारत और चीन के साथ एक वोस्टोक सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल देख लें दोस्तों। डिटेल ये, हाल ही में चीन ने कहा कि उसके सैनिक रूस में, कहाँ होने वाला है ये अभ्यास? ये अभ्यास रूस में होने वाला है। और कब होने वाला है? ये अगस्त से लेकर सितंबर तक चलेगा। 28 अगस्त से लेकर शायद 5 सितंबर तक ये होने वाला है। व्लादिवोस्टोक सैन्य अभ्यास इस महीने के अंत में। इस युद्धाभ्यास में भारत है दोस्तों, चीन है, रूस है, इसके अलावा भी बेलारूस है दोस्तों, मंगोलिया है, तजाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी दोस्तों। और ये इस अभ्यास रूस में दोस्तों वहाँ पे 28 जगह 30 अगस्त कर लीजिए, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक ये अभ्यास चलने वाला है। इसका उद्देश्य है सभी सेनाओं के साथ, सभी देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक मैत्रीपूर्ण सहयोग करना। देखो बोल कौन रहा है? चीन, कि हम इसलिए प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे हैं कि हमें सभी सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग करना है। लेकिन चीन का जो नज़रिया है वो विस्तारवादी है। आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी सीमाओं पर विस्तार करना उसका ही प्रमुख लक्ष्य है और उद्देश्य भी होता है। साथ ही इसका अगला उद्देश्य, साथ ही भाग लेने वाले दलों के बीच राजनीतिक सहयोग के स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा खतरों का जवाब देने के लिए खुद को मजबूत बनाना या क्षमता को मजबूत बनाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो दोस्तों 7वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर ज़्यादातर पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन, 7वां प्रवासी दिवस। देखो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसलिए कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ये 2003 से पहली बार मनाना शुरू हुआ, 2003 से। तब इसको हम वर्ष में एक बार मनाते थे, वर्ष में एक बार। लेकिन 2013 या 2015, हाँ 2015 से इसे 2 वर्ष में एक बार मनाने लगे। कब मनाने? 2 वर्ष में एक बार मनाने लगे दोस्तों। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे दोस्तों हैं। और इसका उद्देश्य है जो भी भारत से बाहर प्रवासी रह रहे हैं उनके जरिए भारत को कैसे लाभ होता है, इसके कैसे संबंध मजबूत होते हैं, उसके उपलक्ष्य में और उद्देश्य यही होता है ज़्यादातर दोस्तों। एक और क्वेश्चन, कहाँ 7वां प्रवासी दिवस मनाया कहाँ जा रहा है, क्यों चर्चे में आया? अभी हाल ही में गृह मंत्रालय और प्लस मध्य प्रदेश सरकार में
एक समझौता हुआ। किसके लिए हुआ? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। इस समझौते में जो बात निकल के आई कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होगा। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, MP। अब बात मध्य प्रदेश की आ गई दोस्तों। मध्य प्रदेश के CM का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? मामा शिवराज, उन्हें मामा जी बोला जाए, शिवराज सिंह चौहान नाम है उनका दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो बात आ जाएगी 2021 में। कहाँ मनाया गया? तो हम आपको बताना होगा नई दिल्ली में। 16वां प्रवासी दिवस वर्चुअल रूप में हुआ था, क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था दोस्तों। कोविड-19 का दौर चल रहा था, कोविड-19 का दौर चल, इसलिए नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से मनाया गया। कब मनाया गया? 2021 में दोस्तों। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं हम लोग। देखो, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? 2023 में मनाया जाएगा। अगले साल जनवरी, किस जनवरी को? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में मनाया जाएगा दोस्तों। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भारत के विकास में, देखो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। देखो 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटे थे। कब लौटे थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1915 में दोस्तों। देखो, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया और भारतीय जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने चंपारण, खिलाफत, असहयोग, सबने आदि कई तरह के आंदोलन खड़े किए और जिनके जरिए इन्होंने स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया दोस्तों। वर्ष 2003 में मनाने की घोषणा हुई, तब इसे हर वर्ष मनाया जाता था दोस्तों। लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित कर हर 2 वर्ष में एक बार मनाने की निर्णय लिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बेस की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? देखो दोस्तों, स्वदेशी हाइड्रोजन विश्व का सबसे सुरक्षित ईंधन है, सबसे सुरक्षित ईंधन है। अभी इस हाइड्रोजन बस का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं। क्या है ये? डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के केंद्रीय मंत्री है दोस्तों। और इनके साथ कहाँ पे उद्घाटन उन्होंने किया? इन्होंने इसका उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया दोस्तों। पुणे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों, जब बस चलती है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन और प्लस वायु का जो मिक्सचर होता है वो इसमें ईंधन के रूप में यूज। अब जब इसका यूज होता है मिक्स रूप में, तब एक ऊर्जा निकलती है प्लस जल निकलता है। ये अपशिष्ट के तौर पे निकलता है। जो ये ऊर्जा होती है ये 100% शुद्ध होती है। चलते हैं नेक्स्ट में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इसके मंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वदेशी, विशेषता क्या है? ये स्वदेशी है, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की। इसे KPIT और CSIR NCL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ये प्योर पर्यावरण
अनुकूल है, क्योंकि इसके जो ईंधन है जिसमें अवशेष निकलते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं, जल निकलता है। दोस्तों अगली फैक्ट देखो, ईंधन सेल हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल कर बिजली उत्पन्न करता है जिससे बस को शक्ति मिलती है। ईंधन सेल वाहनों में उच्च दक्षता और हाइड्रोजन का उच्च ऊर्जा घनत्व भी होता है। यह ट्रकों बसों के लिए प्रति किलोमीटर परिचालन लागत डीजल चालित वाहनों से की तुलना में कम होने को सुनिश्चित करता है। मतलब इसके में जो लागत है, जो इसका खर्चा आएगा वो पेट्रोल या डीजल वाहनों से की तुलना में अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, ईंधन सेल वाहन शून्य ग्रीन हाउस, जब शुद्ध है तो ग्रीन हाउस का कोई भी खतरा नहीं है दोस्तों। और भारत का पहला हाइड्रोजन द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अगर पूछा जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे करना, अभी करो फिर आगे बताते हैं इसे दोस्तों। देखो दोस्तों, अच्छा, बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण हेतु संयंत्र, देखो ये है खंडवा एमपी में। कहाँ पे? खंडवा एमपी। भारत की पहली मेडिकल सिटी पुणे में पड़ती है। पुणे में किस नाम से? इंद्रायणी नाम से दोस्तों, इंद्रायणी नाम से। दोस्तों क्या है? बायोमास से हाइड्रोजन का निर्माण हेतु संयंत्र खंडवा एमपी में। और पहली मेडिकल सिटी अगर पूछ लिया जाए तो पुणे इंद्रायणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था दोस्तों? देखो, सबसे लंबी मालगाड़ी या सबसे भारी गाड़ी, दोनों अगर पूछ लिया जाए तो इसी का नाम आएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के बीच में चलाई गई है। इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर दोस्तों। इसमें लगभग 27,000 टन कोयला ले जाने वाले वैगन लगे हैं। मतलब इसकी जो पीछे जो कोयला भरने जगह है वो 27,000 टन कोयला ले जा सकती है। इसका नाम क्या है? दोस्तों सुपर वास्की नाम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सियास। चलते हैं इसके व्याख्या देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुपर वास्की नाम से कितने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया। यह रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक, देखो दोस्तों, रेलवे द्वारा चलाई जाने अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी ट्रेन है। अगर आप, यह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ में कोरबा और नागपुर महाराष्ट्र के राजनांदगांव गांव के बीच चलेगी। इस मालगाड़ी में 27,000 टन से अधिक कोयला ले जाने वाले वैगन लगे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? एक तो पुलित्जर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग किस क्षेत्र में दिया जाता है? कहाँ दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए सर। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे पत्रकार और कहाँ दिया जाए? अमेरिका का ये। और किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय प्लस पुलित्जर बोर्ड जो बनाया गया है, ये मिलकर देते हैं। और एक जोसफ करके पत्रकार थे, इनकी याद में दिया जाता है।
तो क्या और कितने श्रेणी में, ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है। अभी जो हाल ही में दिया गया 2022 वाला, वो चीन में उद्ग्र को जो एक जाति है, समाज है, उनके ऊपर जो अत्याचार, उनके दमन के, उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग की थी 4 पत्रकारों को दिया गया है। और ये कितने श्रेणियों में दिया जाता है, 22 श्रेणियों में। इसके फैक्ट देख लीजिए दोस्तों। देखो हाल ही में इनसाइडर पत्रिका के, अगर पूछा जाए किस पत्रिका के अभी जो 4 पत्रकारों को मिला है, वो किस इनसाइडर पत्रिका के पत्रकार थे। इनसाइडर दिया गया 2022 के लिए चुना गया, अभी दिया नहीं गया, दिया बाद में दिया जाता है, चुना गया है। इनका नाम था एंथनी डेल कर्नल, दूसरे का नाम था जोश एडम्स वाल्ट हिक्की, और चौथा नाम था फहमीदा अजीम था। इन्हें चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए इस पुरस्कार को दिया गया दोस्तों। देखो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दोस्तों, पत्रकार का क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार है, प्रतिष्ठित सम्मान है दोस्तों। ये इसकी शुरुआत दोस्तों 1917 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है दोस्तों। यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। किसके सम्मान में दिया जाता है, एक पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, इन्हीं के नाम से इनका नाम, इस सम्मान का नाम पुलित्जर पुरस्कार पड़ा दोस्तों। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र मिलता है। क्या क्या मिलता है, एक प्रमाण पत्र और $15,000 रुपये का इनाम। कितने, $15,000 डॉलर का इनाम भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उन्मूलन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन था, हमने आपको छोड़ दिया था। हाँ, इससे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर क्या है नहीं, ये वाला नहीं, इसके आगे वाला दोस्तों, ये वाला बायो हाइड्रोजन, ये वाला भारत की पहला हाइड्रोजन द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया था। नितिन गडकरी द्वारा इसका लॉन्चिंग की गई थी। ये टोयोटा की मिराई कार, क्या नाम, टोयोटा की मिराई कार, ये पहली हाइड्रोजन द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है। ठीक, इसका आंसर ये होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उन्मूलन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। 20 अगस्त या 23 अगस्त या 21 अगस्त या 24 अगस्त। देखो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 20 विश्व मच्छर दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। आप लोग 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो अगली वीडियो में हम बताएंगे। देखो दोस्तों, बीते 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उन्मूलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक, देखो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पेरिस कहाँ है, फ्रांस। का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में किया जाता है दोस्तों। देख लीजिए ये
आपके मतलब का नहीं है। इतना सिर्फ एक फैक्ट अगर आप ये रखना चाहते हैं, ये 22 से 23 अगस्त 1791 ईस्वी में से शुरुआत हुई थी इसकी। ये क्या थी, 23 अगस्त को ये दिवस मनानी थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। देखो कुछ महत्वपूर्ण डेज दिए गए हैं। विश्व शेर दिवस, दोस्तों विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 10 अगस्त को। दूसरा दिया गया है दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस, दोस्तों कब मनाया जाता है? ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 12 अगस्त। पहली बार कब मनाया जाए? या 2012 में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस, पिछली वीडियो में बताया हमने राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तीसरा अगला है विभाजन दिवस का महत्व, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। अभी 2021 में ही मोदी सरकार ने घोषणा किया कि 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को ही विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान। इस दिन हजारों लोग नहीं लाखों लोग त्रासदी का शिकार हुए थे, मारे गए थे। खेला होबे दिवस, ये खेला हुआ था पश्चिम बंगाल सरकार ने कब मनाने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल ने 16 अगस्त के दिन इसे मनाने की घोषणा की। विश्व मानवतावादी दिवस कब? 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व संस्कृति दिवस 22 अगस्त। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दोस्तों देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत कन्फ्यूजन वाले, 8 मार्च। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए, और आपके पास 8 मार्च और 13 फरवरी ऑप्शन हो तो क्या लगाएंगे? देखो अगर अंतर्राष्ट्रीय दिया हो तो मार्च मनाया जाता है, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस दिया जाए तो 13 फरवरी। 13 फरवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू के याद में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। एक और फैक्ट लिख लीजिए उनके बारे में। देखो पहली राज्यपाल, पहली महिला। और दूसरा फैक्ट है कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय। कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष किया पहली भारतीय महिला हैं, कब किया है उन्होंने? 1925 में। कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? ये कानपुर में। कब हुआ था? कानपुर में। चल दोस्तों एक दिया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर। बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन है 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के IOAA का 15वां राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन जॉर्जिया में हुआ। देखो 15वां राष्ट्रीय ओलंपियाड में अगर आपसे पूछ लिया जाए कब से कब तक हुआ? 14 से 21 अगस्त हुआ। कौन सा था? तो ये तो 15वां था। और किसके द्वारा किया गया? खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी। अगर इसमें पूछ लिया जाए इसमें फर्स्ट रैंक पे किसका स्थान है? तो ईरान। देखो ईरान का फर्स्ट
फर्स्ट रैंक, सिंगापुर और भारत संयुक्त रूप से थर्ड स्थान पर रहे। सिंगापुर और भारत संयुक्त रूप से थर्ड स्थान पर है। भारत 3 स्वर्ण 2 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चलते हैं इसका फैक्ट देखते हैं। देखो, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें राष्ट्रीय ओलंपियाड तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरा स्थान 3 स्वर्ण 2 रजत के साथ सिंगापुर के साथ, अगर पूछ ले के साथ संयुक्त रूप से थर्ड स्थान पर रहे, सिंगापुर के साथ रहे। ठीक, यही लिखा है कि भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों देखो, ये 15वां है। 14 से 21 अगस्त के बीच में जॉर्जिया के कोटेसी में आयोजित किए गए तालिका में ईरान आधिकारिक टीम के में 5 स्वर्ण के साथ टॉप पे रहा। उसके बाद जो जॉर्जिया सेकेंड स्थान पे रहा। इसमें भारत की तरफ से जो राघव गोयल हैं, सबसे चुनौतीपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए उनको पुरस्कार मिला। देखो दोस्तों, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 में किसे हराया? श्रीलंका को। किसे हराया दोस्तों? श्रीलंका को। अंडर 19 विश्व कप किसे हराया दोस्तों? किसे हराया दोस्तों? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को। और T20 विश्व कप जो विकलांग लोगों के लिए, मतलब बगैर आंख से जो कमज़ोर हैं उनके लिए कहाँ आयोजन होगा? इसका होगा भारत में। कब होगा अगर पूछे जाए? 2023 में। ठीक दोस्तों, क्या अंडर 19 एशिया कप अगर बात हो तो श्रीलंका को हराया किसने? भारत ने। अगर अंडर 19 विश्व कप की बात की जाए तो इंग्लैंड को हराया। T20 विश्व कप बागरों के लिए भारत में। देखो क्वेश्चन, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखो, यह युद्धाभ्यास दक्षिण कोरिया और भारत के वायु सेनाओं के बीच में किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से होने वाले संभावित खतरों को संतुलित करना। देखो, सबसे पहली बात, उल्ची फ्रीडम शील्ड ये युद्धाभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हो रहा। किसके बीच? अमेरिका के। ये एक, और इसका उद्देश्य, और ये इसका एक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है। प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है। और इसका जो उद्देश्य है ये उत्तर कोरिया से होने वाले संभावित खतरों को संतुलित करना है। इसमें सिर्फ सेकंड ये सही है और ये गलत है, क्योंकि इसमें भारत के साथ दिया गया है। भारत के साथ न होकर अमेरिका के साथ है दोस्तों। किसके साथ? और अमेरिका के साथ। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। चलते हैं इसके फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखो, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों के क्षेत्र में प्रशिक्षण को बहाली के साथ ही इस अभ्यास की शुरुआत की। खबरों के अनुसार इस वार्षिक, इसका नाम जो पहले था ग्रीष्मकालीन अभ्यास का जो नाम बदल गया है इस समय उल्ची फ्रीडम शील्ड कर दिया गया। ये अभ्यास 1 सितंबर 2022 तक चलेगा दोस्तों। 4 वर्ष में पहली बार दोनों सेनाएं उत्तर कोरिया के हमले का जवाब देने की तैयारी के लिए यह अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है, जो 22 अगस्त को दक्षिण कोरिया ने अलग से 4 दिवसीय उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू किया है दोस्तों। वो नागरिक अभ्यास है। देखो, इसे कोविड महामारी के उभरने के बाद पहली बार किया जा रहा है। तैयारियों के तौर पे इस उद्देश्य का, देखो, और जो नागरिक अभ्यास हो रहा है उसका जो उद्देश्य है वो चिप कारखाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं को पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के चलते
तरीकों को अनुरूप तैयारियां कराना इसका उद्देश्य है। उत्तर कोरिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं। सन की वहाँ का उसका नाम क्या है, सन की बोलते हैं लोग। वो अमेरिका को धमकी दे देता है परमाणु बम की, कि परमाणु बम से मार कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा। देखो, सिल्क मार्क एक्सपो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि रेशम पे है, जो शुद्ध रेशम पे शुद्ध रेशम पे हॉलोमार्क के लिए, हॉलोग्राम के लिए प्रदर्शनी आयोजित होती है। कहाँ देखो प्रदर्शनी के लिए, कहाँ पे, नई दिल्ली में। किसने इसका उद्घाटन किया, केंद्रीय राज्य मंत्री जरदाना सिंह ने। इसका नाम श्योर नहीं हो रहा, तो अभी आगे बताएंगे। चलते फैक्ट देख लीजिए सर इसके। देखो केंद्रीय 22 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शाना जरदोश थी। वो दोस्तों क्या थी, दर्शाना जरदोश, ये राज्य मंत्री। अगर आपसे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट पूछ लिया जाए तो इस वर्तमान में पीयूष गोयल है। ठीक, कहाँ पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में केंद्रीय रेशम बोर्ड ने किया। ये 28 अगस्त तक, मतलब 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ये प्रदर्शनी लगी रहेगी। अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए तो ये उपभोक्ताओं के साथ साथ सभी हितधारकों के मूल आधारित श्रृंखला को बनाए रखना, कपड़ा क्षेत्र और ज़्यादा सशक्त बनाना। इस बार की प्रदर्शनी में 12 राज्य शामिल हुए और 12 राज्य से 39 प्रदर्शक भाग ले रहे। कितने, 39। प्रदर्शनी में बुनकरों, विशेषकर महिला कारीगर द्वारा शुद्ध रेशम से बनी परिधानों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, सेंट्रल जोन काउंसिल मध्य क्षेत्रीय परिषद जो सुर्खियों में रहा, कौन सा राज्य शामिल। ये तो क्षेत्रीय परिषद सिर्फ इतना देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदें क्या है, क्षेत्रीय परिषदों का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया था विचार। इसे 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के भाग 3 के अंतर्गत इसको स्वरूप दिया गया है। जिस समय इसका स्वरूप दिया गया उस समय क्षेत्रीय परिषदें मुख्यतः 5 थी, लेकिन एक 1972 के एक्ट के तहत 6वीं जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के नाम से जानते हैं को भी। इसलिए वर्तमान में अगर पूछा जाए टोटल 6 परिषदें हैं और मूल जो हैं वो 5 परिषदें थे। देखो, क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता करता है वो केंद्रीय गृह मंत्री या फिर अगर ये ना करे तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी मंत्री कर सकता है। अगर इसकी उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो हर रोटेशन पे 2-2 वर्ष के रोटेशन पे हर राज्य का जितने भी राज्य शामिल हैं उसका सीएम इसका उपाध्यक्ष होते हैं और इसके 2-2 सदस्य होते हैं। हर राज्य से 2-2 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक, अभी हाल ही ये क्वेश्चन क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो सुर्खियों में अभी हाल ही मध्य प्रदेश में बैठक हुई, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। देखो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये गलत लिखा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और चौथा
यूपी, ये 4 राज्य शामिल है। कौन से शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। सबसे पहली बात है हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा, जो इसमें क्या नाम है उनका? अमित शाह, राजनीति के चाणक्य बोला जाता है इनको दोस्तों। हाल ही में भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक हुई? 23वीं बैठक हुई। अब 23वीं ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की है, अभी उत्तर पूर्वी या असम क्षेत्र की 25वीं हुई। इसलिए अलग अलग बैठकें हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसमें यूपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। देखो सेंट्रल जोन काउंसिलिंग में शामिल कौन कौन है? यूपी है शामिल, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है मध्य क्षेत्रीय परिषद में। अब आ जाओ वही हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न जोनल में काउंसिल में, मतलब उत्तरी क्षेत्र में शामिल है। उत्तरी क्षेत्र में और कौन कौन शामिल है? एक हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर होता है, कश्मीरी नहीं, टाइपिस्ट मेरा बोरा गया है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। बाकी ये टाइपिस्ट पूरे दिन टाइप करते हैं, इसलिए उनके थोड़े हाथ कश्मीर को कश्मीरी पढ़ने लगते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, देखो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा हो गया, गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, दमन दीप, ये दादरा नगर हवेली। अब आगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी। आगे नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, देखो 1972 के तहत उसने शामिल किया, जिसमें सभी उत्तर पूर्वी, जिन्हें 7 सिस्टर बोल जाता है, सभी लोग शामिल हैं दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन के रूप में आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसके बाद वन लाइनर है। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की बैठक में कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? हाल ही में बैठक की गई, राजनाथ सिंह ने भाग लिया। किसने भाग लिया? राजनाथ सिंह ने। और जो 2023 की ये एससीओ की बैठक होगी 2023 में, कहाँ पे होगी? ये अगर आपसे पूछ दिया जाए, किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बैठक भारत में होगी। कहाँ होगी? भारत में होगी। इसकी देखो व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखो इसके भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससीओ बोलते हैं, वार्षिक बैठक भाग लेने के लिए कब से कब तक होगा? 23 से 25 अगस्त तक होगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। वापस आ गए इसमें। इसका नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। देखो एससीओ के बारे में, यह एक अगर एससीओ पूछा जाता है एससीओ कैसी संस्था है, तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके जो स्थापना है एससीओ की 15 जून 2001 में की गई। इसका मकसद था शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना दोस्तों। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इनमें कौन से देश शामिल हैं? या देखो इनका सचिवालय बीजिंग चीन में है। और ऐसे इसमें वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य में चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। देखो भारत वर्ष 2023 में
एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। कब करेगा? 2023 में भारत करेगा। इसलिए ये फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये अभी से लेके 2024 तक जितनी भी एग्जाम होंगे सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आगे वन लाइनर। वन लाइनर में देखो हाल ही में लॉन्च किए गए मत सेट मोबाइल ऐप का ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? तो क्या होना चाहिए बात बताओ? एक्वा बाजार, इसका नाम है एक्वा बाजार। ये मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय द्वारा लागू किया है। उससे जो केंद्रीय मंत्री का नाम है वो है पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम है दोस्तों? पुरुषोत्तम रूपाला। देखो ग्रामीण आजीविका पार्क, देखो ग्रामीण आजीविका पार्क की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 300 पार्क बनाने की योजना है। पार्क बनाने की योजना है। इनका पहला जो पार्क है वो गांधी जयंती मैंने 2 अक्टूबर को क्या नाम से? गांधी ग्राम नाम से तैयार हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गौधन को बढ़ावा देना, गौधन के जरिए आजीविका को बढ़ावा देना। देखो अगला जो वन लाइन क्वेश्चन है, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ये राष्ट्रीय सम्मेलन गृह मंत्रालय प्लस पुलिस अनुसंधान ब्यूरो द्वारा पुलिस अनुसंधान संगठन ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और इसमें कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। अब अगला फैक्ट है, द्रौपदी मुर्मू के सचिव नियुक्त किए गए आईएएस राजेश सिंह या राजेश वर्मा है। इन राजेश सिंह को नेक्स्ट फैक्ट देखो दोस्तों, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया दोस्तों। इसमें पंजाब के उद्घाटन जब किया गया, नाम किया गया जब पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और चंडीगढ़ के सांसद करण खेर शामिल रही। करण खेर चंडीगढ़ की सांसद हैं दोस्तों। और ये एयरपोर्ट फ्रेंडली इकोसिस्टम, इसका जो टर्मिनल है वो फ्रेंडली इकोसिस्टम के अंदर आता है। ठीक, सिस्टम इसका फ्रेंडली इकोसिस्टम में आता है। देखो किस राज्य ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया? देखो मिथिला मखाना बिहार राज्य से आता है, बिहार। और जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक दोस्तों, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 में के एक्ट के तहत दिया जाता है और ये बस 2003 से लागू हुआ। कब हुआ? देखो इसका फुल नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन 10 वर्ष के लिए 1999 एक्ट टैग। और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 2003 में। और ये सबसे देखो बिहार के क्वेश्चन कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम और मधुबनी पेंटिंग, ये मुख्य बिहार से संबंधित है। अब मिथिला मखाना भी देखो बिहार के अन्य जीआई टैग जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कतरनी, शाही लीची, जर्दालू और मधुबनी। अब आ गया है मखाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और फिर देखो पहला है दार्जिलिंग चाय, ये केसरी जम्मू कश्मीर में, काला चावल मणिपुर, कंदमाल हल्दी उड़ीसा और रसगुल्ला भी उड़ीसा। टेराकोटा जो है वो गोरखपुर यूपी से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट थे, किसी न किसी पेपर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों
आर्टेमिस थर्ड नासा का एक मिशन है, नासा यूएसए का मिशन है एक है। इसके ज़रिए चंद्रमा पर पहली बार, देखो आर्टेमिस थर्ड के ज़रिए नासा का एक 2024 तक भेजा जाएगा इसे, इसके ज़रिए चंद्रमा पर पहली बार महिलाएं कदम रखेंगी। ठीक, पिछली से 52 14 फरवरी को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? EOS-04। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। GSAT-24 ये एरियन 5, ये कोरू में एक जगह है, इससे वहाँ से लॉन्च किया जाता है। कोरू में फ्रेंच गुआना से ये लॉन्च किया गया। इसका मुख्य विशेषता क्यों है? इसे टाटा को लीज पर दिया गया है। किस पे? इन स्पेस सेंटर अभी हाल ही में अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, अहमदाबाद में स्थापित किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट। देखो किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी, पहली नाइट कोकरेल एक जगह है, वो जगह लखनऊ यूपी में पहली बार भारत की। किसके तर्ज पे हो रहा है इसका निर्माण? सिंगापुर के तर्ज पे इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। किसका? नाइट सफारी का प्रस्ताव मंजूरी दी है लखनऊ यूपी सरकार ने। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी सेंटर जयपुर में राजस्थान, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? ये CM अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों थे तो आगे 2-4 पॉइंट थे, लेकिन शायद कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए आज यहाँ तक सही है। ये क्वेश्चन जो थे 22 से 24 अगस्त तक के थे। जितने भी आपके लिए संभव जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करिए, तभी हम लोग आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है हम लोगों को। चलते हैं, तब चलिए, नमस्कार दोस्तों।